नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डे 9 पे पहुंच गए हैं। 7, 8, 9 चैप्टर एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा कंप्लीट करेंगे। लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में दोस्त। जी हाँ, क्लास 4 चल रहा है, क्लास 3 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्त, तो बहुत ही काम का ये सीरीज़ है, क्योंकि पहला शायद यूट्यूब पर ऐसा सीरीज आया जिसमें पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को एक एक क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया आपके सामने। कोई थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन करेंगे और बाद में उसका पूरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी उससे कंप्लीट आपका हो जाएगा। यानी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, काम आपका बन जाएगा। एक सीट तो पक्का इस बार है। सामान्य अध्ययन ईवीएस करने जा रहे हैं हम लोग, तो क्लास 4 का आज का सेशन को दोस्त स्टार्ट करते हैं। बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा यदि आप करना चाहते हैं तैयारी 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 का करना चाहते हैं, वहाँ साइंस यदि पूछा जाता है तो साइंस का भी हमारे पास पूरा व्यवस्था है। पूरा हमने साइंस करा दिया। 6 क्लास, 7, 8, 9, 10 अब चल रहा है, वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 10वां भी चल जाएगा, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह मैथ्स भी 9 क्लास तक कंप्लीट हो गया है। क्लास 10 उसमें भी स्टार्ट हो चुका है। तो जाइए, चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके एंजॉय कीजिए, उसे भी देखिए। और इतना बेहतरीन सीरीज है कि मतलब क्या ही बताएं। व्यू कम आ रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, एक सीट उसका कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा ना TRE 4.0 और 5.0 का, देखिएगा कमेंट्स भरा रहेगा धन्यवाद और थैंक यू से, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को। जी हाँ, लेसन 7 जो है खिड़की से है क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके आंखों के सामने कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो पहला ही गलत हो जाएगा आपका। 5000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है, ये ही गलत पॉइंट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाए। और सारे सही है। इसमें लाहौर और इसमें लाहौर और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध यानी संलग्नता उपलब्ध होगा। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है। इसमें लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये सभी पॉइंट सही है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में कह रहा है रोहतांग सुरंग इतना फीट यानी कि 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पे क्या दिया गया था? 5000 फीट। और आंसर क्या है यहाँ पे? 3100 मीटर यानी कि फीट में देखा जाए 10,171 फीट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन और भी डिटेल करेंगे बाद में। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे बना हुआ है। पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, वैशाली जिला को जोड़ता है। केरल और गोवा मार्गों के बीच कितनी सुरंगें हैं? केरल और गोवा मार्ग में अगर आप घूमते हैं, केरल से गोवा आपको जाना है, तो कितने सुरंग बीच में मिल जाएंगे आपको? तो इसमें मिलेंगे 92 टोटल। ये बुक के हिसाब से यहाँ पे दिया जा रहा है। जो लोग भी सीटेट वगैरह का तैयारी करते हैं उनको भी पता है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पे ये सब क्वेश्चन। केरल और गोवा मार्गों के बीच कितनी सुरंगें हैं? तो 92 आंसर हो जाएगा आपका। 3 का 3 आंसर लगाएंगे। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है। गोवा के दक्षिण में देखिए, ये सपोज कीजिए इंडिया का नक्शा, यहाँ गोवा है, तो नॉर्थ साउथ, तो यही दक्षिण बोल रहा है। उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम पूर्व, दक्षिण नीचे वाला पट्टी बोल रहा है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, कन्नर, कोंकण या उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, तो इसको कन्नर बोलते हैं। कन्नर, क्लियर है बात? कन्नर के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट करा है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? उसको काली मिट्टी बोलते हैं। याद रहेगा। सॉल्यूशन के ऊपर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पहला तो ये सीखना है कि रोहतांग सुरंग का लगभग ऊंचाई जो है वो 10,171 फीट है, और अगर मीटर में देखा जाए 3100 मीटर है। मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इसका नाम बदलकर अटल सुरंग के नाम से रख दिया गया। यह सुरंग लाहौर और बात समझ में स्पीति घाटियों को पूरे वर्ष की संबद्धता प्रदान करेगा। ये आगे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी सेतु बिहार में गंगा नदी पर बना एक पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर होने जा रहा है। तकरीबन 6 किलोमीटर हो गया। 5750 मीटर है, और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। यह भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। गांधी सेतु का उद्घाटन मई 1982 में हाजीपुर में एक समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था।
1982 में इंदिरा गांधी ने किया था इसका। गोवा से केरल तक के रास्ते में कुल 92 सुरंग है और लगभग 2000 पुल मिलेंगे। गोवा के रास्ते में ट्रेन को समुद्र के किनारे तथा पहाड़ियों से गुजारना पड़ता है। उन्हें पार करने के लिए इतनी सुरंगों और पुलों को बनाया गया है। 92 सुरंग मिलेगा गोवा से केरल तक जाने के लिए और लगभग 2000 पुल भी मिल जाएंगे आपको। कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, पहाड़ काट के सुरंग है, पानी है वहाँ पे। पश्चिमी तटीय पट्टी गोवा का दक्षिणी भाग का कन्नड़ कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर कन्नड़ तटीय मैदान गोवा और कर्नाटक के मैंगलोर क्षेत्र के बीच में स्थित है। यानी गोवा और कर्नाटक के मैंगलोर क्षेत्र के बीच में क्या मिल जाएगा आपको? तट को कन्नड़ पट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार संकीर्ण तटीय पट्टियों के एक खंड से घिरा है, जो कि पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ चलता है। प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। यानी भारत का ये जो नीचे वाला पार्ट है इसी का बात कर रहा है। और ये ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने बोला भारत का, ऐसे यहाँ से फिर गुजरात वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? अरब सागर है। और नीचे में क्या मिल जाएगा? नीचे में कौन सा बताइए तो ज़रा? हिंद महासागर है। प्रशांत मत मार दीजिएगा, हिंद महासागर है। हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पश्चिमी तट एक संकरा मैदान है। काली मिट्टी दक्कन के अधिकांश पठार को आच्छादित करती है। यानी ये जो मैं पार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ये सभी में काली मिट्टी बहुत मिलेगा। ठीक है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अक्षय अथवा टूटने फूटने से निर्मित हुई है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार का भी विशेषता है और मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र के अंदर देखा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। आइए चैप्टर नंबर 8 को करते हैं। नानी के घर तक। सूरत को भारत की डैश भी कहा जाता है। डायमंड सिटी, हीरो की नगरी भी कहा जाता है। सूरत को भारत की हीरो की नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे कह रहा है, अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहमदाबाद के में सत्य नहीं है, जो गलत है उसको काट दिया। पहला पढ़ते हैं। अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही बात है। अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत करीब स्थित है। जी हाँ, कपास जहाँ उगता है उसके बहुत करीब है अहमदाबाद। अहमदाबाद में, ये तो गलत है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये सही बात है। एक और बड़ा कन्फ्यूजन होता है अहमदाबाद और हैदराबाद में। देखिए, भारत के नक्शा में गुजरात में जाएंगे तो अहमदाबाद मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? हैदराबाद की बिरयानी वाला बात करा। यदि आप हिरोशिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है कि कोहिमा से कोट्टम जाने में आपको कितने राज्य से गुजरना पड़ेगा? तो टोटल 7 राज्य से आपको गुजरना पड़ेगा। कितना दोस्त? 7 राज्य से आपको गुजरना पड़ेगा। केरल का क्या कर रहा है? केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। बताइए, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है इसको। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सूरत अपने हीरे की कटाई और पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। याद रहेगा, पूरे विश्व में हीरे की कटाई पॉलिशिंग का 90% काम सूरत में होता है। पूरे विश्व में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का 90% काम सूरत में होता है। सूरत एक बंदरगाह शहर है जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है बात? आगे कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में स्थापित पहली कपास मिल वर्ष 1861 में थी, जो बाद में मुंबई की कपड़ा मिल के प्रतिद्वंदी केंद्र के रूप में उभरी। फिर से सुनिए, अहमदाबाद में स्थित पहली कपास मिल 1861 में थी, जो कि मुंबई को बाद में टक्कर दिया था। अहमदाबाद को ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर के प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र के साथ समानता के कारण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है।
यदि आप कोहिमा से कोट्टम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको नागालैंड, गौर से सुनते रहे, नागालैंड प्रारंभ में मिलेगा, फिर असम मिलेगा, फिर पश्चिम बंगाल मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु से केरल। तमिलनाडु से केरल कोट्टयम गंतव्य के साथ आपको कोहिमा को पार करने की आवश्यकता है। यानी टोटल आप समझ गए। जोड़िए कितना हुआ, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 2 2 4 2 6 और फिर केरल आएगा। तो टोटल कितना आ गया, 7 हो गया ना। हाँ, आगे कहा जा रहा है केरल का कुड्डानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व में उन कुछ स्थानों में से एक है जहां खेती समुद्र के स्तर से लगभग 1 से 2 और 3 से 0 मीटर की दूरी पर की जाती है। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है बदलते परिवार। परिवार बदल रहे हैं, जरा देखते हैं क्या है। भारत में लड़कों लड़कियों के विवाह का न्यूनतम क्रमशः उम्र क्या बताया गया है। पहले लड़का है 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया कि बाल विवाह नहीं मतलब करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2006 में ऐसा हुआ था। बात समझ में आया। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2006 में। किस चार्ट को हम अपने पूर्वजों को दर्ज करते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान है, उसको वंशावली के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें पूरा परिवार का रिश्ता लिखा रहता है। भाषार्जन होता है जब डैश होता है तो उसको बोलते हैं बच्चा बिना संचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, मतलब सीखना अपने आप आ जाए, कंसंट्रेशन से सीखना नहीं है, खुद सबका सुन सुन के सीख जाए। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा व्यापक शिक्षा है। अगर शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो बाल विवाह अपने आप रुक जाएगी। कहा जा रहा है लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष है। विवाह की न्यूनतम उम्र शब्द उस उम्र को दर्शाता है जिसके पहले कोई भी पुरुष या महिला शादी नहीं कर सकता है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। क्लियर है। इस अधिनियम ने किसी के बच्चे होने के अर्थात किसी आयु तक वह एक बच्चे की श्रेणी में आएगा, इसके लिए आयु को परिभाषित किया गया था। यह अधिनियम, गौर से सुनिए, यह अधिनियम 21 वर्ष तक की आयु को बच्चा मानता है पुरुष को, 18 वर्ष से आयु तक की महिला को विवाह इसके बाद कहने के लिए कहता है। पारिवारिक वृक्ष, जिसमें वंशावली या वंशावली चार्ट भी कहा जाता है, एक पारिवारिक वृक्ष संरचना होती है, इसमें पूरे प्रतिनिधित्व करता है रिश्तेदार का, खून के रिश्ता सारा इसमें आ जाता है। पारिवारिक वृक्ष पारिवारिक परंपरा को जीवित रखते हैं, पिछले रिश्तेदारों की कहानियाँ बताते हैं और ज्ञान के अविश्वसनीय रूप में मूल्यवान भंडार है। चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाले अधिक विस्तार पारिवारिक पेड़ों को जीनोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, जीनोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। भाषा अर्जन, गौर से सुनिएगा, अवचेतन प्रक्रिया है जिसमें बच्चा भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। भाषा अर्जन होता है तब बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा सीखता है, इसमें कोई ध्यान सचेत करने की जरूरत नहीं है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा बालक विद्यालय में जाकर या घर परिवार में सीखता है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अभिन्न होता है, कोई व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है। बालक वातावरण लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित कर लेता है। आगे कहा जा रहा है यूनिसेफ के अनुसार बाल विवाह को रोकने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने और लड़कियों को अपने जीवन को संवारने बढ़िया करने के लिए क्या शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है। शिक्षा दीजिए, महिला डेवलप खुद ब खुद कर जाएगी। हुतुतु तो 3 ही लेसन रहने देते हैं। अब आ जाते हैं क्या चीज़ पे, क्या हो गया, यहाँ से 7 लेसन करते हैं। जड़ों की पकड़, SCERT पर अब आ जाते हैं। NCERT हो गया 3 लेसन। 1 सेकेंड यार, कहाँ भाग रहे हो।
जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खारा जल यानी नमक वाले पादप, लवणभीद बोलेंगे। लवणभीद मतलब लवण, लवण कहाँ रहता है? खुद सोचिए ना, नमक खारे पानी में रहता है। जड़ का कौन सा भाग जल के अवशोषण के लिए सहायक होता है? रूट कैप, जड़ शीर्ष, जड़ बाल। जड़ क्या नाम से जानते हैं उसको? तो उसको जड़ बाल बोलते हैं, जड़ का बाल। हम उन पौधों को क्या कहते हैं जो कीड़ों को फंसाते हैं? पीचर प्लांट के नाम से उसको जानते हैं। 13 का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसको पीचर प्लांट बोलते हैं। कीड़ों को फंसा के नाइट्रोजन उससे प्राप्त करते हैं, उसको पचा जाते हैं। पत्ती की निचली सतह पर बने छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो रंध्र के नाम से जानते हैं। 4 का आंसर 4 हो जाएगा। जड़ों को, शायद स्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं उसको। जड़ों को वह प्रकार जो कि मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या नाम से जानते हैं इसको? अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। क्लियर बा? ध्यान बा ना? रेसादार समूहभिद नहीं, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। कहीं अलग से निकल रहा है। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से होते हैं? फूल में क्या होता है प्रजनन के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत कुछ होता है। बाह्य दल अलग चीज़ हो गया। पुंकेसर आंसर होगा। स्त्री केसर और पुंकेसर यहाँ पे हो जाएगा। बाह्य दल नहीं होता है, पंखुड़ी नहीं होता है। आंसर यही होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस लक्षण में एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? कोई तो ऐसा चीज़ होगा जो दोनों में मिलता है। 7 का आंसर कहिएगा। बीजांड की उपस्थिति। बीज दोनों में बनते हैं, एंजियोस्पर्म में भी और जिम्नोस्पर्म में भी। अमरबेल या कस्कूटा क्या चीज़ का उदाहरण है? तो ये खुद खाना नहीं बनाता, ये परजीवी का उदाहरण है। बात समझ में आया? परजीवी दूसरे पर रहकर ये अपना जीवन जीता है। अब सॉल्यूशन से देखते हैं। कह रहा है लवण मृदोभिद जो पौधा होता है, एक नमक सहिष्णु पौधा जो कि मिट्टी या उच्च लवणता वाले पानी में उगता है। अपनी जड़ों के माध्यम से या नमक स्प्रे के माध्यम से खारे पानी के संपर्क में आता है, जैसे कि खारे अर्ध रेगिस्तान हो गया, मैंग्रोव दलदल हो गया, दलदल और स्लाफ और समुद्री तट हो गया। इन सभी जगह पे पाया जाता है। बट ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये मीठा जल में नहीं होता है। कहा जाता है कि जड़ें पौधे का गैर हिस्सा जो मुख्य रूप से ज़मीन के नीचे होता है और पौधों को सहारा प्रदान में मदद करता है। जड़ के बाल, गौर से जड़ के बाल जड़ का वह हिस्सा होता है जो पानी और अन्य खनिज को अवशोषित कर रहा होता है मिट्टी में से। जड़ की नोक पर जड़ बाल होते हैं जो कि पानी और खनिज के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। क्लियर है? पीचर मांसाहारी पौधा होता है। पीचर पौधे मांसाहारी होते हैं जिसमें शिकार पकड़ने की आवश्यक प्रणाली बनी होती है। इसके पास तरल से भारी एक गहरी गुहा होता है जो कि फिटफॉल टैप कहा जाता है। उड़ने वाले रेंगने वाले कीड़े को भी खा जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे चूहे को, गिरगिट को, मकड़ी को, इस सबको खाते हैं। पाचन क्रिया के माध्यम से शिकार को, गौर से सुनिए, अमोनियम एसिड, पेप्टाइड्स और फॉस्फेट। आगे कह रहा है अमोनियम आदि के घोल में बदल दिया जाता है जिससे पौधे का पोषण मिलता है। आगे कहता है स्टोमाटा एक छिद्र है जो कि मुख्य रूप से पत्तियां और तनों पौधों के अन्य भागों में बाह्य त्वचा में पाया जाता है। यह गैस के विनिमय में मदद करता है। रंध्र जो है पैरेन्काइमा कोशिका की एक जोड़ी द्वारा संरक्षित होते हैं। उन्हें गार्ड कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। रंध्र में छिद्र के आकार को विनियमित करने के लिए गार्ड कोशिका जिम्मेदार होते हैं। वायुमंडल में वायु रंध्र के माध्यम से गैसीय द्वारा प्रवेश कर जाते हैं पौधे के अंदर। आगे कह रहा है कि अपस्थानिक जड़ें जड़ों का वह हिस्सा होता है जो गैर जड़ उत्तक से निकलते हैं। यह सामान्यतः विकास के दौरान उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी पर नोट जड़ें और अनाज पर क्राउन जड़ें हो जाती है। इसका उत्पादन तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी हो सकता है, जैसे बाढ़ क्षेत्र, पोषक तत्वों की कमी और घाव के कारण भी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अब पौधा पे आपने पत्थर से चोट कर दिया, वहाँ पे एक वो बन जाता है, गांठ जैसा बन जाता है, वहाँ से जड़ निकल जाता है। पुंकेसर स्त्री केसर प्रजनन के लिए मुख्य आवश्यक अंग है। फूल का नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं। पू से पुलिंग, पू से पुंकेसर याद रखिएगा। स्त्री केसर से स्त्री तो याद ही रहेगा। मादा प्रजनन है। यह फूल की पंखुड़ियों के नीचे बाह्य दल में पाए जाते हैं। पंखुड़ियाँ फूलों का रंगहीन हिस्सा होता है जो कि कीड़ों को आपस में पास बुलाने का काम करता है। बस
जिम्नोस्पर्म्स अपुष्पी है। जिम्नोस्पर्म्स में कोई भी क्या होता है, फूल नहीं लगता, ये ध्यान रखिए। जिम्नोस्पर्म्स अपुष्पी बीज वाले पादप है, इसमें अंडाणु होते हैं जो अब अंडाशय की भित्ति से ढके नहीं होते। इस प्रकार निषेचन के बाद नग्न बीज बनते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में अगुणित भ्रूण कोष होते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स में बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके होते हैं। निषेचन पर बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित होते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म्स की विशेषता इस प्रकार निर्मित भ्रूण कोष त्रिगुणित हो जाते हैं। अतः बीजांड की उपस्थिति में एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में समानता है। क्लियर है, क्योंकि दोनों में ये चीज़ पाया जाता है। अमरबेल एक परजीवी है, ठीक है। कहता है यह कस्कुटा में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता है। यह अपनी वृद्धि और पोषण पर पोषी पौधे होते हैं जो कि दूसरे पर जीवन जीते हैं, जैसे रेफ्लेसिया, बिस्कम, न्यूटीरियासा, फ्लोरीवंडा, ये सभी जो है ना, ये सब भी क्या है, परजीवी पौधा है। 8वां लेसन की बात करते हैं। देख तमाशा। क्या तमाशा देखना है भाई? कह रहा है भारतीय सेना की प्रथम महिला के रूप में किसे जाना था? कोई महिला तो रही होगी जो सबसे पहले क्या की होगी, देवी रानी बोलते, देविका रानी आंसर होगा, नरगिस दत्त नहीं, देविका रानी आंसर है। भारतीय सेना की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। हीरोइन। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 2 का आंसर कहिएगा। दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है भारतीय सिनेमा के जनक, इसलिए इनके नाम पे बहुत सारा अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए 2/4/93 को मेरा जन्म है, डॉक्यूमेंट से। ओरिजिनल में 2/10, फिर गलत बोल रहा, हाँ 2/10/94 मेरा जन्म है, रियल वाला वो छोड़िए। तो मेरे जन्म से 1 साल पहले बोल लेते हैं। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। जी हाँ, सत्यजीत रे को मिला था सबसे पहले। कहा जाता है किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब प्रवेश किया है? तो 4 का आंसर क्या कहिएगा? आशा भोसले आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर नहीं, आशा भोसले। सरहुल उत्सव के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? सरहुल उत्सव के बारे में क्या कथन सही है? तो आंसर आ जाइए नीचे। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है। सही बात है। यह एक आदिवासी नववर्ष है, ये भी नववर्ष भी माना जाता है। झारखंड में मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सभी बात इसमें सही लिखा गया है। समझ गए हैं? तो आइए जरा अब सॉल्यूशनमा पढ़ के बहुत सारा नया नया ज्ञान ले लेते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चनमा बनता है ना एग्जाम में। देविका रानी एक भारतीय अभिनेत्री थी जो कि 1930 से लेकर 1940 के दशक के दौरान हिंदी फिल्म में सक्रिय रही थी 10 साल तक। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला भी कहा जाता है, और यह सिर्फ भारतीय फिल्म उद्योग पर उनके महान प्रभाव के कारण नहीं है, बल्कि उनके बोल्ड आत्मविश्वास और मुखर व्यक्तित्व के कारण भी है। 1930 के दशक में जब बॉलीवुड का जन्म हुआ, तब देविका सबसे लोकप्रिय नामों में से एक थी। वह एक अभिनेत्री, गायिका और उद्यमी थी। उन्होंने स्टूडियो में अपने पति के साथ सत्ता साझा की थी। यानी वो उद्यमी थी, पैसा भी कमाती थी, गायिका भी थी, अभिनेत्री भी थी। दादा साहेब फाल्के एक भारतीय निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक थे। इन्होंने भारतीय सिनेमा के पिता भी के रूप में जाना जाता है। आगे कहा जा रहा है दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में रिलीज हुई पहली भारतीय फिल्म थी, और अब इसे भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में जाना जाता है। कहिया 1913 में ही रिलीज किया था राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के ने। आगे था भारतीय सिनेमा में फाल्के के योगदान की मान्यता से भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले यह पुरस्कार भी है। सत्यजीत रे को इतिहास में सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है, और अक्सर उन्हें भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर लाने का श्रेय दिया जाता है। सत्यजीत रे के निर्देशन शुरुआती फिल्म पाथेट पंचाली जो 1955 के साथ हुई, जो कि उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित क्या कहा जा रहा है, अपू ट्रिलॉजी की पहली किस्त थी। पाथेट पंचाली जो था सत्यजीत रे का पहला था। 55 में था ना, हाँ 55 में। उन्होंने फ्रांस सरकार द्वारा 1992 में प्रतिष्ठित लीजर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। फ्रांस सरकार किए थे उनको।
किया गया था। उन्होंने मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। कहते हैं दिग्गज बॉलीवुड पार्श्व गायिका जो कि स्टूडियो में गाती है, आशा भोसले ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में, मतलब 2000 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है उनको। पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में मिला था। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार में से एक सरहुल त्यौहार है, जो नए साल की शुरुआत माना जाता है। यह झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर, अगर हम बात करें कि हिंदी कैलेंडर के पहले महीने में हर साल मनाया जाता है। चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में सरहुल बसंत ऋतु में फागुन के आगमन का प्रतीक होता है और जून के महीने या ज्येष्ठ तक मनाया जाता है। आगे कहा जा रहा है, सरहुल का अर्थ है वृक्षों के पूजा। प्रकृति के करीब होने के कारण यह जनजातीय सरहुल पर्व की शुरुआत वृक्षों और प्रकृति के पूजा करके मनाते हैं। आज का लास्ट हमारा ये चैप्टर रहा। जब मामा जी घर आए, क्या हुआ भाई? बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो व्यापक शिक्षा, खूब सारा शिक्षा दीजिए। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और दादा दादी सब रहता है उसमें नहीं बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, एकल फैमिली, ये गलत था। इसीलिए बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से, फिर जाके खेलकूद मैदान, शिक्षा, स्कूल सब आ जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। यही आंसर हो गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? परिवार और मित्र आ गया घर के पास। बाल विवाह को रोकने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों को अपने जीवन और संभावनाओं पर अधिक नियंत्रण देने के लिए परिवार और व्यापक समाज को प्रभावित करने वाले संगठित करना बाल विवाह को रोकने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए शिक्षा सबसे अच्छा और सबसे पक्का जो तरीका है वो माना जाता है। परिवार एक समूह है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे एक इकाई के रूप में एक साथ रहते हैं। 1 या 2 माता पिता किसी भी संख्या में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के परिवार हो सकते हैं। परिवार साधारणतया पति, पत्नी और बच्चों के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में यह सम्मिलित बास वाले रक्त संबंधों का समूह है, जिसमें विवाह और दत्तक तथा स्वीकृत व्यक्ति भी शामिल होते हैं। यानी कि ये मान लेते हैं कि आपने कानूनी तौर से किसी को गोद ले लिया, वो खून में नहीं आता लेकिन वो भी अब आपका सदस्य हो गया। एक बच्चे का समाजीकरण परिवार में शुरू होता है, जो समाज के प्राथमिक कारक के अधीन माना जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, वह शैशवावस्था से मृत्यु तक, हम कह सकते हैं कि गर्भ से समाप्ति तक, वह निरंतर अपने माता पिता, मित्रों, पर्यावरण से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहता है। परिवार और समाज संबंध के साथ जीवन के जीने के लिए आश्रय प्रदान करता है। प्राथमिक समाजीकरण परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों को समावेश प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। कहा जाता है यहाँ बच्चे स्वयं को जानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं और इंसानों के दैनिक दिनचर्या के कार्यों को सीखते हैं। उदाहरण परिवार, शौचालय, प्रशिक्षण आदि आदि, सीखना, लिखना, पढ़ना सभी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त हमारा कंप्लीट होता है टोटल 6 लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास के लिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट्स कुछ कीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे बात कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।